नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा हुआ उपन्यास कर्मभूमि। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला भाग। हमारे स्कूल और कॉलेज में जिस तत्परता से फीस वसूल की जाती है, शायद मालगुजारी भी उतनी ही सख्ती से नहीं वसूल की जाती। महीने में एक दिन नियत कर दिया जाता है, उस दिन फीस का दाखिल होना अनिवार्य है। या तो फीस दीजिए या नाम कटवाइए, या जब तक फीस न दाखिल हो रोज़ कुछ जुर्माना दीजिए। कहीं कहीं ऐसा भी नियम है कि उस दिन फीस दुगनी कर दी जाती है, और किसी दूसरी तारीख को दुगनी फीस न दी तो नाम कट जाता है। काशी की क्वींस कॉलेज में यही नियम था। 7वीं तारीख को फीस न दो तो 21वीं तारीख को दुगनी फीस देनी पड़ती थी, या तो नाम कट जाता था। ऐसे कठोर नियम का उद्देश्य इसके सिवा और क्या हो सकता था कि गरीबों के लड़के स्कूल छोड़कर भाग जाएं। वही हृदयहीन दफ्तरी शासन जो अन्य विभागों में है, हमारे शिक्षालयों में भी है। वह किसी के साथ रियायत नहीं करता। चाहे जहाँ से लाओ, कर्ज लो, गहने गिरवी रखो, लोटा थाली बेचो, चोरी करो, मगर फीस जरूर दो। नहीं दूनी फीस देनी पड़ेगी या नाम कट जाएगा। जमीन और जायदाद के कर वसूल करने में भी कुछ रियायत की जाती है। हमारे शिक्षालयों में नरमी को घुसने ही नहीं दिया जाता। वहाँ अस्थायी रूप से मार्शल लॉ का व्यवहार होता है। कचहरी में पैसे का राज है, हमारे स्कूल में भी पैसे का राज है। उसी कठोर, कहीं निर्दयी, देर में आए तो जुर्माना, न आए तो जुर्माना, सबक न याद हो तो जुर्माना, किताबें न खरीद सके तो जुर्माना, कोई अपराध हो जाए तो जुर्माना। शिक्षालय क्या है? जुर्मानालय है। यही हमारी पश्चिमी शिक्षा का आदर्श है, जिसकी तारीफों के पुल बांधे जाते हैं। यदि ऐसे शिक्षालयों से पैर से पर जान देने वाले, पैसे के लिए गरीबों का गला काटने वाले, पैसे के लिए अपनी आत्मा को बेचने वाले छात्र निकलते हैं तो आश्चर्य क्या है। आज वही वसूली की तारीख है। अध्यापकों की मेज पर रुपयों के ढेर लगे हैं। चारों तरफ खनाखन की आवाज़ें आ रही हैं। सराफे में भी रुपए की ऐसी झंकार कम सुनाई देती है। हर एक मास्टर तहसील का चपरासी बन बैठा हुआ है। जिस लड़के का नाम पुकारा जाता है, वह अध्यापक के सामने आता है, फीस देता है और अपनी जगह पर आ बैठता है। मार्च का महीना है। इसी महीने में अप्रैल, मई और जून की फीस भी वसूल की जा रही है। इम्तिहान की फीस भी ली जा रही है। 10वें दर्जे में तो एक एक लड़के के 40 रुपये देने पड़ रहे हैं। अध्यापक ने 20वें लड़के का नाम पुकारा। अमरकांत। अमरकांत गैर हाजिर था। अमरकांत ने पूछा अध्यापक ने पूछा, क्या आप अमरकांत नहीं आया? एक लड़के ने कहा, आए तो थे, शायद बाहर चले गए हों। क्या फीस नहीं लाया है? किसी लड़के ने जवाब नहीं दिया। अध्यापक की मुद्रा पर खेद की रेखा झलक पड़ी। अमरकांत अच्छे लड़कों में था। बोले, शायद फीस लाने गया होगा। इस घंटे में न आया तो दुगनी फीस देनी पड़ेगी। मेरा क्या अख्तियार है? दूसरा लड़का चले, गोवर्धन दास। सहसा एक लड़के ने पूछा, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं बाहर जाकर देखूं? अध्यापक ने मुस्कुराकर कहा, घर की याद आ गई होगी। खैर जाओ, मगर 10 मिनट के अंदर आ जाना। लड़के को बुला बुलाकर फीस लेना मेरा काम नहीं है। लड़के ने निम्रता से कहा, अभी आता हूँ, कसम ले लीजिए जो हाथे से बाहर जाऊँ। यह इस कक्षा के संपन्न लड़कों में था। बड़ा खिलाड़ी, बड़ा बैठकबाज, हाजिर देर गायब हो जाता तो शाम को खबर लाता। हर महीने फीस की दुगनी रकम जुर्माना दिया करता था। गोरे रंग का लंबा छरहरा शौकीन युवक था, जिसके प्राण खेल में बसते थे। नाम था मोहम्मद सलीम।
सलीम और अमरकान दोनों पास पास बैठते थे। सलीम के हिसाब लगाने या तर्जुमा करने में अमरकान से विशेष सहायता मिलती थी। उसकी कॉपी से नकल कर लिया करता था। इससे दोनों में दोस्ती हो गई थी। सलीम कवि था, अमरकांत उसकी गज़लें बड़ी चाव से सुनता था। मैत्री का यह एक और कारण था। सलीम ने बाहर जाकर इधर उधर निगाहें दौड़ाई। अमरकांत का कहीं पता न था। जरा और आगे बढ़े तो देखा वह एक वृक्ष की आड़ में खड़ा है। पुकारा, अमरकांत, ओ बुद्धूलाल, चलो फीस जमा करो, पंडित जी बिगड़ रहे हैं। अमरकांत ने अचकन के दामन से आंखें पोंछ ली और सलीम की तरफ आता हुआ बोला, क्या मेरा नंबर आ गया? सलीम ने उसके मुख की तरफ देखा तो आंखें लाल थी। वह अपने जीवन में शायद ही कभी रोया हो। चौंक कर बोला, अरे तुम रो रहे हो, क्या बात है? अमरकांत सांवले रंग का छोटा सा दुबला पतला कुमार था। अवस्था 20 की हो गई थी पर अभी मसे भी न भीगी थी। 14-15 साल का किशोर सा लगता था। उसके मुख पर एक वेदनामय दृढ़ा जो निराशा से बहुत कुछ मिलती जुलती थी अंकित हो रही थी। मानो संसार में उसका कोई नहीं है। इसके साथ ही उसकी मुद्रा पर कुछ ऐसी प्रतिभा, कुछ ऐसी मनुष्यता थी कि एक बार उसे देखकर फिर भूल जाना कठिन था। उसने मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं जी, रोता कौन है? आप रोते हैं और कौन रोता है? सच बताओ, क्या हुआ है? अमरकांत की आंखें फिर भर आई। लाख यत्न करने पर भी आंसू न रुक सके। सलीम समझ गया। उसका हाथ पकड़कर बोला, क्या फीस के लिए रो रहे हो? भले आदमी, मुझसे क्यों नहीं कह दिया? तुम मुझे भी गैर समझते हो। कसम खुदा की, बड़े नालायक आदमी हो तुम। ऐसे आदमी को गोली मार देनी चाहिए। दोस्तों से भी यह गैरियत। चलो क्लास में, मैं फीस दिए देता हूँ। जरा सी बात के लिए घंटे भर से रो रहे हो। वह तो कहो मैं आ गया, नहीं तो आज जनाब का नाम ही कट गया होता। अमरकांत की तसल्ली तो हुई पर अनुग्रह के बोझ से उसकी गर्दन दब गई। बोला, क्या पंडित जी आज मान न जाएंगे? सलीम ने खड़े होकर कहा, पंडित जी के बस की बात थोड़ी ही है, यही सरकारी कायदा है। मगर हो तुम बड़े शैतान। वह तो खैरियत हो गई, मैं रुपए लेता आया था, नहीं खूब इम्तहान देते। देखो आज एक ताज़ा गज़ल कही है, पीठ सहला देना। आपको मेरी वफा याद आई? खैर है, आज यह क्या याद आई? अमरकांत का व्यक्तिचित्त इस समय गज़ल सुनने को तैयार न था, पर सुने बगैर काम भी तो न चल सकता। बोला, नाजुक चीज़ है, खूब कहा है, मैं तुम्हारी जबान की सफाई पर जान देता हूँ। सलीम, यही तो खास बात है भाई साहब। लफ्ज़ों की झंकार का नाम गज़ल नहीं है। दूसरा शेर सुनो। फिर मेरे सीने में एक झोंक उठी। फिर मुझे तेरी अदा याद आई। अमरकांत ने फिर तारीफ की, लाजवाब चीज़ है। कैसे तुम्हें ऐसे शेर सूझ जाते हैं? सलीम हंसा, उसी तरह जैसे तुम्हें हिसाब और मजमून सूझ जाते हैं, जैसे एसोसिएशन में स्पीच दे लेते हो। आओ पान खाते चलें। दोनों दोस्तों ने पान खाए और स्कूल की तरफ चले। अमरकांत ने कहा, पंडित जी बड़ी डांट बताएंगे, फीस ही तो लेंगे। और जो पूछे अब तक कहाँ थे, कह देना फीस लाना भूल गया था। मुझसे तो न कहते बनेगा, मैं साफ साफ कह दूंगा तो तुम पिटोगे भी मेरे हाथ से। संध्या समय जब छुट्टी हुई और दोनों मित्र घर चले, अमरकांत ने कहा, तुमने आज मुझ पर जो एहसान किया है। सलीम ने उसके मुंह पर हाथ रखकर कहा, बस खबरदार, जो मुंह से एक आवाज़ भी निकाली, कभी भूलकर भी इसका जिक्र न करना। आज जलसे में आओगे? मजमून क्या है, मुझे तो याद नहीं। अजी वही पश्चिमी सभ्यता है। तो मुझे 2-4 पॉइंट बता दो, नहीं मैं वहाँ कहूँगा क्या। बताना क्या है? पश्चिमी सभ्यता की बुराइयाँ हम सब जानते ही हैं, वही बयान कर देना। तुम जानते होगे, मुझे तो एक भी नहीं मालूम। एक तो यह तालीम ही है, जहाँ देखो वहीं दुकानदारी,
अदालत की दुकान, इल्म की दुकान, सेहत की दुकान, इस एक पॉइंट पर बहुत कुछ कहा जा सकता है। अच्छी बात है, जाऊंगा। अमरकांत के पिता लाला समरकांत बड़े उद्योगी पुरुष थे। उनके पिता केवल एक झोपड़ी छोड़कर मरे थे, मगर अमरकांत ने अपने बाहुबल से लाखों की संपत्ति जमा कर ली थी। पहले उनकी एक छोटी सी हल्दी की आड़त थी। हल्दी से गुड़ और चावल की बारी आई। 3 बरस तक लगातार उनके व्यापार का क्षेत्र बढ़ता ही गया। अब आड़तें बंद कर दी थी, केवल लेन देन करते थे। जिसे कोई महाजन रुपए न दे, उसे वह बेखटके के दे देते और वसूल भी कर लेते। उन्हें आश्चर्य होता था कि किसी के रुपए मारे कैसे जाते हैं। ऐसे मेहनती आदमी भी कम होगा। घड़ी रात रहे गंगा स्नान करने चले जाते और सूर्योदय के पहले विश्वनाथ जी के दर्शन करके दुकान पर पहुंच जाते। वहां मुनीम को जरूरी काम समझाकर तगादी पर निकल जाते और तीसरे प्रहर लौटते। भोजन करके फिर दुकान आ जाते और आधी रात तक डटे रहते थे। भीमिकाय भोजन तो एक ही बार करते थे, पर खूब डटकर। 200-250 मुकद्दर के हाथ अभी तक फेरते थे। अमरकांत की माता का उसके बचपन में ही देहांत हो गया था। समरकांत ने मित्रों के कहे सुनने से दूसरा विवाह कर लिया था। उस 7 साल के बालक ने नई माँ का बड़े प्रेम से स्वागत किया, लेकिन उसे जल्द मालूम हो गया कि उसकी नई माता उसके जिद और शरारतों को उस क्षमा दृष्टि से नहीं देखती जैसे उसकी माँ देखती थी। वह अपनी माँ का अकेला लाडला लड़का था, बड़ा जिद्दी, बड़ा नटखट, जो बात मुंह से निकल जाती उसे पूरा करके ही छोड़ता। नई माताजी बात बात पर डांटती थी, यहाँ तक कि उसे माता से द्वेष हो गया। जिस बात को वह मना करती उसे वह अदब दबाकर करता। पिता से भी ढीठ हो गया। पिता और पुत्र में स्नेह का बंधन न रहा। लाला जी जो काम करते बेटे को उससे अरुचि होती। वह मलाई के प्रेमी थे, बेटे को मलाई से अरुचि थी। वह पूजा पाठ बहुत करते थे, लड़का इसे ढोंग समझता था। वह परले सिरे के लोभी थे, लड़का पैसे को ठिकरा समझता था। मगर कभी कभी बुराई से भलाई पैदा हो जाती है। पुत्र सामान्य रीति से पिता का अनुगामी होता है। महाजन का बेटा महाजन, पंडित का बेटा पंडित, वकील का वकील, किसान का किसान होता है। मगर यहाँ इस द्वेष ने महाजन के पुत्र को महाजन का शत्रु बना दिया। जिस बात का पिता ने विरोध किया वह पुत्र के लिए मान्य हो गया, और जिसको सराहा वह त्याज। महाजन के हथकड़े और षड्यंत्र उसके सामने रोज ही रचे जाते थे। उसे इस व्यवहार से घृणा होती थी। इसे चाहे वह संस्कार कह लो, पर हम तो यही कहेंगे कि अमरकांत के चरित्र का निर्माण पिता द्वेष के हाथों हुआ। खैरियत यह हुई कि उसके कोई सौतेला भाई न हुआ, नहीं शायद वह घर से निकल गया होता। समरकांत अपनी संपत्ति को पुत्र से ज्यादा मूल्यवान समझते थे। पुत्र के लिए तो संपत्ति की कोई जरूरत न थी, पर संपत्ति के लिए पुत्र की जरूरत थी। विमाता की तो इच्छा यही थी, उसे वनवास देकर अपनी चहेती नैना के लिए रास्ता साफ कर दे। पर समरकांत इस विषय में निश्चल रहे। मजा यह था कि नैना स्वयं भाई से प्रेम करती थी, और अमरकांत के हृदय में अगर घर वालों के लिए कहीं कोमल स्थान था तो वह नैना के लिए था। नैना की सूरत भाई से इतनी मिलती जुलती थी जैसे सगे बहन हो। इस अनुरूपता ने उसे अमरकांत के और भी समीप कर दिया था। माता पिता के इस दुर्व्यवहार को वह इस स्नेह के नशे में भुला दिया करता था। घर में कोई बालक न था और नैना के लिए किसी साथी का होना अनिवार्य था। माता चाहती थी नैना भाई से दूर दूर रहे। वह अमरकांत को इस योग्य न समझती थी
कि वह उनकी बेटी के साथ खेले। नैना की बाल प्रकृति इस कूटनीति के झुकाए न झुकी। भाई बहन में यह स्नेह यहाँ तक बढ़ गया कि अंत में विमातृत्व से मातृत्व को भी परास्त कर दिया। विमाता ने नैना को भी आंखों से गिरा दिया और पुत्र की कामना लिए संसार से विदा हो गई। अब नैना घर में अकेली रह गई। समरकांत बाल विवाह की बुराइयां समझते थे, अपना विवाह भी न कर सके। वृद्ध विवाह की बुराइयां भी समझते थे। अमरकांत का विवाह करना जरूरी हो गया। अब इस प्रस्ताव का विरोध कौन करता। अमरकांत की अवस्था 19 साल से कम न थी, पर देह और बुद्धि को देखते हुए अभी किशोरावस्था ही में था। देह का दुर्बला, बुद्धि का मंद, पौधे की कभी मुक्त प्रकाश न मिली। कैसे बढ़ता, कैसे फैलता। बढ़ने और फैलने के दिन कुसंगति और असमय से में निकल गए। 10 साल पढ़ते हो गए थे और अभी ज्यों त्यों करके 8वें में पहुंचा था। किंतु विवाह के लिए यह बातें नहीं दिखी जाती। देखा जाता है धन, विशेषकर उस बिरादरी में जिसका उद्यम ही व्यवसाय हो। लखनऊ के एक धनी परिवार से बातचीत चल पड़ी। समरकांत की तो लार टपक पड़ी। कन्या के घर में विधवा माता के सिवा निकट का कोई संबंधी न था और धन की कहीं था नहीं। ऐसी कन्या बड़े भागों से मिलती है। उसकी माता ने बेटे के साथ बेटी से पूरी की थी। त्याग की जगह भोग, शील की जगह तेज, कोमल की जगह तीव्र का संस्कार किया था। छिड़कने और सिमटने का उसे अभ्यास न था और यह युवक प्रकृति की युक्ति ब्याही गई। युक्ति प्रकृति के युवक से, जिसमें पुरुषार्थ का कोई गुण नहीं। अगर दोनों के कपड़े बदल दिए जाए तो एक दूसरे के स्थानापन्न हो जाते। दबा हुआ पुरुषार्थ ही स्त्रीत्व है। विवाह हुए 2 साल हो चुके थे, पर दोनों में कोई सामंजस्य न था। दोनों अपने अपने मार्ग पर चले जाते थे। दोनों के विचार अलग, व्यवहार अलग, संसार अलग, जैसे दो भिन्न जलवायु के जंतु एक पिंजरे में बंद कर दिए हों। हाँ, तभी अमरकांत के जीवन में संयम और प्रयास की लगन पैदा हो गई थी। उसकी प्रकृति में जो ढीलापन, निर्जीवता और संकोच था, वह कोमलता के रूप में बदलता जाता था। विद्याभ्यास में उसे अब रुचि हो गई थी। हालांकि लालाजी अब उसे घर के धंधे में लगाना चाहते थे। वह तार बार पढ़ लेता था और इससे अधिक योग्यता की उनकी समझ में जरूरी न थी। पर अमरकांत उस पथिक की भांति जिसने दिन विश्राम में काट दिया हो, अब अपने स्थान पर पहुंचने के लिए दूने वेग से कदम बढ़ाए चला जाता था।